फातिमा आती हैं दुपट्टा करके एक वीडियो लगाती हैं और कहती हैं कि यार तुम लोगों को क्या हो गया है, सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मैंने तो मजाक किया था, अब बंदा मजाक भी ना करे। आप किसी का घर तोड़वा कर खुश हैं या फिर किसी का रिश्ता जुड़वा कर खुश है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिस खबर को सुनने के बाद आपको यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और आपको लगेगा कि हम जो ज़िंदगी में नमाज़ें छोड़ देते हैं, अपने अल्लाह से दूरी इख्तियार करे रखते हैं और ये समझते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बड़ी लंबी है, हम जी लेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे, अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेंगे। लेकिन अचानक से जब आपको पता चले कि आपके पास वक्त बहुत कम है और आपको वापस जाना पड़ेगा इस दुनिया को छोड़कर, तो फिर उस वक्त आप सोचते हैं कि अल्लाह के करीब किसी तरह हो जाए। उस वक्त आपको लगता है कि यार काश मैं पहले अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेता। तो चलते हैं खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी का वो अफसुर्दा लम्हा बताया जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को सीधे रास्ते पर लाया। आपने इस एक्ट्रेस को, जिनका नाम है अरीज फातिमा, इनको आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हुए देखा होगा। इनको आपने अफान वहीद के साथ हीरोइन के रूप में देखा, इनको आपने दानिश तैमूर के साथ देखा, इनको आपने फैसल कुरैशी के साथ देखा, इनको आपने बड़े बड़े स्टार्स के साथ हीरोइन के रूप में देखा। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि अब इन्होंने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया, स्कार्फ करने लग गई हैं अपने आप को, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने तौबा कर ली हो इन सारे कामों से। आखिर हुआ क्या? होता यूं है कि ये पाकिस्तान में तो रहती नहीं थी, बाहर रहती थी और अचानक से ये अपने टेस्ट करवाने जाती हैं और इनको ये पता चलता है कि इनको कैंसर है। और कैंसर भी वो जो कि बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर है, बहुत कम लोगों को होता है और वो कैंसर जो महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि दिनों में पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसको रोकना इंतहाई मुश्किल होता है। वो कहती हैं कि जब मैं टेस्ट करवाने जाती हूँ और मुझे अचानक से पता चलता है, उस अरीज फातिमा को पता चलता है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मॉडर्न है, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बोल्ड है, उसको पता चलता है कि अब उसकी ज़िंदगी का ऐसा वक्त आ गया कि शायद उसको वापस जाना पड़े। और ये सब कुछ सुनने के बाद अरीज फातिमा पर क्या गुजरती होगी, क्या वो लम्हात होंगे, किस तरह की फीलिंग्स होंगी। लेकिन वो ये कहती हैं कि जब मुझे ये पता चला तो मुझे यूँ सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ वो ये हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल गुनाहों में गुजार दिए, मैंने अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं की। मैं सोचती थी अभी जवान हूँ, अभी मेरे पास वक्त है, कर लूँगी, तौबा कर लूँगी, नेकी के काम भी कर लूँगी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मुझे बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कैंसर है तो मैंने फ़ौरन से पहले अल्लाह से तौबा की, अल्लाह की कुर्बत हासिल की। आज आप उनको इस रूप में देखते हैं कि उन्होंने स्कार्फ किया हुआ है, अपने आप को कवर्ड किया हुआ है। तो इसके पीछे सारी कहानी क्या है? सारी कहानी ये है कि एक वो एक्ट्रेस जो कि आपको बड़ी रंगीनियों में नज़र आती थी, हंसती मुस्कुराती, अचानक से उनको पता चला कि भाई मेरे जाने का वक्त आ गया। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं पिछले 4 माह से अपना इलाज करवा रही हूँ और ये इलाज कई सालों तक चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है बार बार चेकअप होंगे, बार बार देखा जाएगा कि कहीं दोबारा से ये बीमारी जड़ तो नहीं पकड़ गई, दोबारा से ये बीमारी तो नहीं स्टार्ट होगी। लेकिन वो ये कहती हैं कि मैंने अब आकर अपनी आवाम को इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे लोग, अल्लाह ना करे उनकी हालत बिगड़ जाती, तो वो ये कहते, या वो दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर उनकी हालत बिगड़ जाती तब भी वो कहती हैं कि लोगों को मौका चाहिए होता है। देखा अंजाम क्या हुआ, देखा क्या हालत हुई है, देखा इन फनकारों की क्या हालत होती है। इस पर भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और उसके साथ साथ ये भी लोग कहते हैं कि हाँ देखो अब स्कार्फ करके आ गई है, बिल्ली 900 चूहे खा के हज को चली। वो कहती हैं कि इस तरह की बातों का मुझे अंदेशा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मौत को बड़े करीब से देखा है। और ज़ाहिर है जब आपको पता चल जाए कि भाई मुझे कैंसर हो गया और बड़ा ख़तरनाक किस्म का हो गया, मैं तो सोच कर भी डरता हूँ, सच बताऊँ मैं तो सोच कर भी डरता हूँ कि ऐसी बीमारी अगर पेट में दर्द हो जाए तो आप वही नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो कैंसर जैसी बीमारी आपको पता चल जाए, अल्लाह सबको बचाए। लेकिन ये जो हमारे फ़नकार उम्र के आखिरी हिस्से में मुश्किल में होते हैं, इनकी तबीयत देखी जाती है, तो क्या ये सिर्फ फनकारों के साथ होता है? ये जो लोग आकर बातें करते हैं ना कि देखो फनकार की क्या हालत होगी है, देखो इसकी हालत क्या होगी है, ये देखो इनका अंजाम क्या होता है, तो क्या आपके किसी रिश्तेदार की कभी ऐसी हालत नहीं हुई? क्या आपके कभी किसी दोस्त की ऐसी हालत नहीं हुई? क्या आपके कभी टीचर की, कभी उस्ताद की, किसी की ऐसी हालत नहीं हुई? आखिर ऐसा ही क्यों लोग कहते हैं? क्या किसी मस्जिद के इमाम की ऐसी हालत कभी नहीं हुई, वो नहीं बीमार हुआ? यार ऐसा ही क्यों कहते हैं लोग? सिर्फ फनकार ही ऐसे होते हैं?
अब लाखों फनकार हैं, लाखों में से अगर कोई एक दो ऐसे बीमार हो जाते हैं तो उन पर इस तरह से कीचड़ उछाला जाता है कि अल्लाह का अजाब, अल्लाह की आजमाइश भी तो हो सकती है। आप कौन है फैसला करने वाले कि ये आजमाइश है या सजा है? कौन है आप? बात को ज़रा सोच समझ के किया करें, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अरीज फातिमा ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। सबसे बेहतरीन मैसेज उन्होंने ये दिया है कि वक्त पर अल्लाह को राज़ी करे, वक्त पर अल्लाह को राज़ी करे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई थे, अल्लाह ही हाफिज़ है थोड़ा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं जी। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं रजब भट्ट और उनकी एक्स के बारे में। भाई एक्स, अब उनकी वो गर्लफ्रेंड कहूँ, उनकी माशूक कहूँ, उनकी टाइम पास कहूँ, क्या कहूँ, लेकिन बकौल फातिमा के वो ये कहती हैं कि रजब भट्ट मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा उन्होंने, मुझे शॉपिंग भी करवाई, मुझे उन्होंने क्या कहते हैं, मैं उनके साथ करबला भी गई। पहले तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बहुत बड़ी बड़ी छोड़ी, ये मुझे पता नहीं कितने लाख रुपए की, 45 लाख की घड़ी गिफ्ट की। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुबई गई, उनके साथ करबला गई। सारी बातें उन्होंने बड़े फ़ख्र और बड़े शौक से की। लेकिन रजब भट्ट ने उनके बारे में कभी कोई बात नहीं की। रजब भट्ट ने कभी नहीं कहा कि यार ये जो है मेरी कोई दोस्त थी या मेरा इनके साथ कोई, इवन कि उन्होंने कोई तस्वीर तक नहीं कभी लगाई कि यार फातिमा मेरी कोई माशूक है या मेरी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी कभी भी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन एक पॉडकास्ट में फातिमा ने उनके बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कैसे हो गया? रजब भट्ट ने कहा होगा तेरी जैसे वो करते हैं रजब भट्ट की जो गालियां हैं ना भाई, उन्होंने तो उसकी पीएचडी की हुई है। मैं भी बहुत कटदा, लेकिन मैं कहना हो तो बहुत ही उत्ते वाली गालां कट दें। मतलब रजब भट्ट वो गालियां निकालता है कि गालियां भी खुद शर्मा आ जाती हैं, कहती हैं कि एक एकड़ है। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फातिमा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। फातिमा को उन्होंने कहा है कि भाई तू, मैं तेरे नाल चंगा कीता है तो तू मेरे नाल ऐ करें। अच्छा ये बातें एक तरफ हैं, ठीक है। जो मैं इस टॉपिक के जरिए बात करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये लगता है, मुझे पिछली वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हम ईमान के साथ हैं, हम ईमान के साथ हैं, हम ईमान के साथ बुरा नहीं होने देंगे, हम ईमान के साथ, अगर ईमान ऐसा करती तो रजब भट्ट क्या करता रहे, ऐसा। मुझे ये बताएं कि आप लोग इस चीज़ पर खुश होंगे कि उनका घर टूट जाए? मतलब आप लोग कह रहे हैं ईमान के साथ हैं, ओ भाई आप लोग तो खान को कह करके हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ साथ हैं। खान साहब आज जेल में और आप लोग किधर हैं? बताएं कौन ईमान के साथ खड़ा होगा? और दूसरी बात यह है कि मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती यार, आप दूसरों के घर तुड़वा कर खुश हैं। मतलब इतनी ऐसी लड़कियां जो कमेंट सेक्शन में आकर कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसका साथ दे रहे हो रजब भट्ट का। मैं रजब भट्ट को के लेना पाई, मुझे रजब भट्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा एक काम है जो मैं सोशल मीडिया पर बैठ के कर रहा हूं, तो मुझे अच्छी बात भी तो बतानी है भाई। आप लोग कह रहे हैं उनका घर टूट जाए, ईमान को तलाक ले लेनी चाहिए, अगर तलाक होगी है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बंदे के साथ रहना नहीं चाहिए। भाई क्यों? क्या ईमान तलाक लेने के बाद किसी और से शादी करेगी तो सोशल मीडिया पर ये बातें चलती नहीं रहेंगी? पुरानी कोई तस्वीरें सामने आएंगी, कोई वीडियो सामने आएंगी। ईमान कोई एक्ट्रेस है, ईमान कोई मॉडल है जो इन सारी चीज़ों को देख कर कहेगी खैर है ये मेरा माजी था? नहीं, आप लोग ये दुआ करें कि वो अल्लाह ताला रजब भट्ट को, खुदा की कसम मैं कोई रजब भट्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मैंने पैसे लिए, ना मैंने रजब भट्ट को कोई सपोर्ट करना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार एक इंसान को चाहे वो गुनाह कर गया, गलतियाँ कर गया, तो माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप लोग ये दुआ करें कि भाई अल्लाह उसको माफ़ कर दे, इनका घर बस जाए और वो अच्छे से अपना काम करने लग जाए। हद है यार, आप लोग कहते हैं ईमान को तो हम ईमान तुम्हारे साथ हैं, ईमान तुम्हारे साथ है। ईमान याद रखना, ये जो अवाम कमेंट सेक्शन में तुम्हें कह रही है हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। खैर हम बात कर रहे थे फातिमा के बारे में, तो फातिमा का जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो उसके बाद क्या होता है जी कि फातिमा आती है दुपट्टा करके एक वीडियो लगाती है और कहती है कि यार तुम लोगों को क्या हो गया है, सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने तो मजाक किया था, अब बंदा मजाक भी ना करे, आप लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। भाई बातें ऐसी कर रहे हो कि तुमने वैसी कैसे कर ली बात यार? आपने ये सोचे समझे बिना ही बात कर ली, ऐसा हो नहीं सकता ना। आपने प्रॉपर प्री प्लान ये बातें की हैं, आपको ये आप घर से सोच कर आई थी, ठीक है, कि मैं बात करूंगी मुझे फेम मिलेगा। फेम मिल गया ना, अब फेम के साथ फिर सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया आपका, चाहे वो अवाम ने किया गालियां देकर, चाहे फिर वो आपका रजब भट्ट ने किया।
जाहिर है जिस बंदे ने आपको पैसे दिए हैं, खिलाए हैं, बातें की हैं, वो फिर कहता है कि यार तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुमने मेरे भांडे फोड़ दिए, तुमने मेरे पोल खोल के रख दिए यार, ठीक है। बहरहाल अब आप लोगों को क्या लगता है, मुझे देखिए एक बात जहन में रखें, क्या आप किसी का घर तोड़वा कर खुश हैं या फिर किसी का घर, किसी का रिश्ता जुड़वा कर खुश है? अगर रजब भट्ट की तलाक हो गई है तो आप इसमें खुश हैं? अगर तलाक नहीं हुई तो क्या आप उसको जुड़वाने में, उनका घर जोड़ने में खुश हैं? किस काम में आप खुश हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी यासिर शामी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि यासिर शामी पर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म का केस बना था, और केस ये था कि डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की जो पहली बीवी है, उन्होंने ये केस किया था कि यासिर शामी ने वो सारी वीडियोस लीक की थी जिसकी वजह से आमिर लियाकत साहब जो है, आमिर लियाकत मरहूम जो है, वो डिप्रेशन का शिकार हुए और वो घर से निकलना उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, जो भी वो डिप्रेशन में गए। उनकी ज़िंदगी के वो बहुत ही दर्दनाक दिन थे, बहुत ही गमगीन किस्म के दिन थे, और उस वक्त तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे ना। मैं जैसे कि अभी पहले ही शुरू में ये बता चुका हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। कोई किसी के साथ नहीं होता यार। उस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत पर भी बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाई, बड़ा मजाक उड़ाया, सब कुछ किया, उनको लान तान की, लेकिन उनको पता नहीं था कि इनकी डेथ हो जाएगी। खैर उनकी डेथ हो गई। वो जो वीडियोस थी ना, वो उनकी तीसरी वाइफ ने, दानिया शाह ने यासिर शामी को दी थी। यासिर शामी को उन्होंने दी थी और यासिर शामी ने पास रखने की बजाय उन वीडियोस को लीक कर दिया था। अब जब डॉक्टर साहब की डेथ हो गई तो सारे जो है उनकी तीसरी वाइफ दानिया शाह पर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा कि आपने वीडियोस लीक की थी, आपकी वजह से डॉक्टर साहब डिप्रेशन में गए, आपकी वजह से डॉक्टर साहब इतनी मुश्किलों में गए, आपकी वजह से डॉक्टर साहब ने खुदकुशी कर ली, डॉक्टर साहब ने अपने आप को, मतलब इतनी ज़्यादा वो ड्रग्स लेने लग गए, अपने आप पर इतना जुल्म करने लग गए, और वो कहते थे कि यार दुनिया के सामने नंगा हो गया हूँ और कोई दुख नहीं है, लेकिन बस ये दुनिया के सामने नंगा हो गया हूँ। ये सारी बातें करते करते डॉक्टर साहब दुनिया से चले गए। अब जब दानिया शाह पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला गया, दानिया शाह को हर बंदे ने ऐलान तान की, तो दानिया शाह ने कहा कि ये वीडियोस तो मैंने लीक ही नहीं की, मैंने ये सारी वीडियोस बनाकर यासिर शामी को दी थी कि आप अपने पास रखें। यासिर शामी ने क्या किया, वो वीडियोस सारी की सारी लीक कर दी। उन्होंने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि ये वीडियोस मुझे किसी ने अपने पास रखने के लिए दी हैं, लीक करने के लिए नहीं दी। खैर जब वो वीडियोस लीक हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी पहली वाइफ ने, काफ़ी टाइम के बाद उनकी पहली वाइफ ने यासिर शामी पर केस कर दिया था, और आखिरकार अदालत ने यासिर शामी को बाइज्जत बरी कर दिया कि जो शाहिद है, जो सबूत है, वो बहुत कमज़ोर है, आपके पास इतने अच्छे सबूत नहीं है कि यासिर शामी को उसकी सज़ा दी जाए। खैर यासिर शामी इस पर बरी ज़िम्मा हो गए, लेकिन यासिर शामी का जो वो था, यासिर शामी से जब ये सवालात किए गए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं सहाफ़त के कावानीन के मुताबिक मैंने उन वीडियोस को ब्लर करके पब्लिक किया था। मैंने उनकी जितनी भी वीडियोस थी उनको ऐसे ही पब्लिक नहीं किया था, मैंने उन सारी वीडियोस को ब्लर किया था और फिर मैंने पब्लिक किया था। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए समझ नहीं आती ये, अच्छा हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, हमें लोग कहते हैं कि आप चुगलखोर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरे पास बहुत सारी एक्ट्रेसेस की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्या मैंने कभी किसी के घर की वो बात जो कि बाहर लीक नहीं हुई मैंने कभी की? नहीं की। मुझे बहुत सारी बातें कोई खुद भी बताता है, बहुत सारे फनकार हैं जो मुझसे बात करते हुए अपनी बहुत सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं यार ये मीडिया पे ना लाना। मैंने आज तक वो बात कभी किसी के साथ शेयर तक नहीं की, बल्कि मुझे बहुत सारी ख़वातीन खुदा की कसम कॉल्स करके रो रो के बताती हैं कि फ़लाँ एक्ट्रेस की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, फ़लाँ एक्ट्रेस ने मेरे शौहर को फंसाया और उसकी वजह से वो मुझसे दूर हो गया और आज तक मैं अपने बच्चों को अकेले पाल रही हूँ। रो रो कर वो बताती हैं। क्या मैंने कभी उनकी इस तरह की ज़ाती, हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि आप आवाज़ उठाएं, मैंने कहा मैं ऐसे आवाज़ कैसे उठा लूँ एक एक्ट्रेस के ऊपर, जब तक आपने अगर बात करनी है तो प्रोग्राम में आकर सामने बात कर लें, लेकिन मैं किसी के ऊपर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। हम उन चीज़ों पर बात करते हैं जो पब्लिक में आ चुकी होती हैं। हमारे पास देखिए, मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत साल गुजारे हैं,
इस तरह से शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, बहुत सारे राइटर्स, इन बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियां हैं, बहन भाइयों जैसा सिलसिला है, किसी के साथ बड़े छोटे वाला सिलसिला है, बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना है, बहुत सारे शोज़ में आना जाना होता है, बहुत बातें पता चलती हैं। लेकिन हम किसी के घर की बातों को यहाँ पर आकर डिस्कस नहीं करते, हम उन बातों को डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी होती हैं। बहरहाल जो नहीं समझता, जो ये समझता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर तुसी समझते रहो। एडे तुसी नेक पाक हो तो तुसी मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनिया करो, या मुफ्ती तारिक मसूद साहब, या डॉक्टर जाकिर नाइक, या फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने। तुसी इत्थे फनकारां ते पंडां ते मरासियां दी गल्लां सुनन आंदे क्यों हो? हैं तुहानूं नहीं आना चाहिए। बहरहाल अब आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, और आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों से मोहतात हो सकते हैं, बच सकते हैं। हैदर अली एक क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान से इंग्लैंड खेलने गए और वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि एक लड़की, एक खातून ने उनके ऊपर FIR कटवा दी कि भाई इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और ज़बरदस्ती करने के बाद मेरे साथ ज़्यादती की है, इसने मुझे इस्तेमाल किया है। बहुत सारे जो है ना उन्होंने इनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाए और वहाँ की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अरेस्ट होने के बाद ज़मानत भी हुई है, लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने भी इस पर थोड़ा बहुत काम किया और मुझे ये पता चला कि वो जो खातून थी, उन्होंने एक होटल में, जब ये हैदर अली वहाँ पर इंग्लैंड में खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर इस लड़की ने इनके साथ दोस्ती की, नंबर शंबर लेना देना हुआ। उसके बाद इनके साथ दोस्ती और रवाबित ज़्यादा बढ़ते चले गए। उस लड़की ने एक होटल में इनसे मिलने के लिए कमरा बुक करवाया, उस लड़की ने खुद कमरा बुक करवाया। उसके बाद हैदर अली से उन्होंने कहा कि आज आप मुझसे मिलने आए। हैदर अली वहाँ मिलने चले गए, वहाँ पर मिलने गए, वहाँ पर इनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जो तुसी बड़े ठरकी बन के सुनन बैठे हो, मैं इस तरह का कोई वर्ड नहीं यूज़ करना। बहरहाल वहाँ पर गए, इन्होंने अच्छा वक्त गुजारा, वहाँ पर रात गुजारी। उसके बाद ये आ गए। उसके बाद भी कई बार मिलना मिलाना हुआ, और फिर अचानक से हैदर अली को ये पता चलता है कि भाई इनके ऊपर FIR हो गई है। अब जब FIR हो गई, तो FIR होने के बाद इनको ये पता चलता है कि मेरे पे FIR उसने करवाई जिसने होटल खुद बुक करवाया था, जिसने कमरा खुद बुक करवाया था, जिसने मुझसे नंबर खुद लिया था, दोस्ती खुद की थी। अब वो जो लड़की थी वो बेसिकली ये समझती थी कि हैदर अली एक क्रिकेटर है, इसके पास पैसा खूब होगा, इसके पास माल होगा, मुझे इसके साथ उठने बैठने में ये फ़ायदा है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन के फिरूंगी, मुझे फेम मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि हैदर अली ने उनको झंडी करवा दी। उस खातून ने शुरू में इनको कॉल की होगी और कहा होगा कि भाई मेरी ये ज़रूरत है, उसने उम्मीद रखी होगी कि इससे मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हैदर अली आजकल दा लोंडा लुपारा, भाई उसने समझा होगा कि भाई मैं क्यों पैसे दूँ भाई इसको। अगर वो स्मार्ट गेम खेलते, उसको चंद पैसे दे देते, तो मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा होगा कि भाई मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तू अपनी मर्जी ना लाई से, मैं तेनू पैसे कादे दिया। वो सोच रही होगी मैं होटल च कमरा कराया, मेरे इन्ने पाउंड लग गए, ठीक है मैं छुट्टी की थी काम, तू 10 पाउंड मेरे हो भी गए। मतलब उसने इस तरह की चीज़ें सोची होंगी कि हैदर को फंसाने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मेरा तो नुकसान ही नुकसान हो गया, मेरे तो 100 पाउंड लग गए। अब उन पर FIR हुई है। अब मुझे यूँ लगता है कि ये मामला रफा दफा तभी होगा जब उसके साथ कोई लेन देन होगा, वो माफ़ करेगी, वरना हैदर अली का कैरियर भी बर्बाद, और उसके बाद इज्जत तो गई गई। खैर इज्जत क्या गई, अगर काम मिल गया 2 छक्के मार देते थे, काम फिर ठीक हो जाना है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों ने अपनी राय मुझे ज़रूर देनी है। क्या आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है? भले किसी और ID तो लिख दिया, लेकिन दसिया ज़रूर कि वाकया किस तरह का होया तुहाडे नाल। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, देखिए मजाक और इन चीज़ों से हट कर एक बात आपको बताऊँ कि कभी भी ज़िंदगी में ये मत सोचे कि अभी मैं जवान हूँ, मैंने अभी बहुत जीना है, किसी वक्त भी हमारे वापसी का वक्त टाइम आ सकता है। तो हमें यूँ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपने अल्लाह के साथ अपना थोड़ा बहुत तो ताल्लुक़ बना के रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह कहता है, अल्लाह ये बात वाज़िया कहते हैं कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, मतलब गुनाहों से पक्की पक्की तौबा कर लो, पक्की पक्की तौबा कर लो यार। एक दफ़ा करके देखो, क्या पता ऐसा सुकून तुम्हें मिले कि फिर दोबारा कभी इस दुनियावी इश्क के चक्कर में जाओ ही ना, इश्क हकीकी में लग जाओ, और फिर उसी इश्क हकीकी के चक्कर में इतने खो जाओ कि वापसी का वक्त आ जाए और खुशी महसूस हो कि
कि अपने अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज की बातें, आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।